कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। बाहर दरवाजे पर इतनी बार दस्तक हो चुकी थी। शशांक का मोबाइल बजकर शांत हो गया था, लेकिन ये दोनों हर चीज़ से बेखबर एक दूसरे के पहलू में सोए हुए थे। बाहर सुलोचना जी रसोई की रस्म के लिए इंतजार करते रह गए। 2 बार स्वाति उनके दरवाजे पर दस्तक दे आई थी, लेकिन अंदर से जब कोई आवाज़ नहीं आई तो हार कर नीचे आकर सबको बता दिया कि कोई नहीं उठ रहा। दादी बोली, सुलोचना बहू, हो सकता है बहू की तबीयत ना ठीक हो, इसलिए रसोई की रस्म रात में या कल सुबह करवा लेना। दोनों को डिस्टर्ब मत करो। सुलोचना ठाकुर को थोड़ा बुरा लग रहा था। सूर्य नारायण ठाकुर और देव नारायण ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। सुलोचना ठाकुर ने सर्वेंट को नाश्ता बनाने का ऑर्डर दे दिया। नाश्ता करने के बाद सूर्य नारायण ठाकुर पटना के लिए निकल गए। अगले दिन उनके पार्टी की कोई मीटिंग थी, फिर वो रात तक आने वाले थे, क्योंकि उसके अगले दिन शशांक का रिसेप्शन था। बाकी सभी भी अपने काम में लग गए। स्वाति रिसेप्शन के बाद अपने ससुराल जाने वाली थी, इसलिए राजीव भी वहीं रह गया था। वह अपने कुछ दोस्तों से मिलने चला गया। शैलजा ठाकुर अब चुप चुप सी हो गई थी। वो नाश्ता करके चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दादी भी अपने मंदिर में चली गई। सुलोचना जी ने आज किसी भी आस पड़ोस की औरत को नहीं बुलाया। उन्हें थोड़ा थोड़ा शशांक और कुमुद पर गुस्सा भी आ रहा था। दादी को छोड़कर सब मन ही मन थोड़ा चिढ़े हुए थे, लेकिन कोई शशांक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए सब चुपचाप ही थे। अंदर कमरे में शशांक की नींद 2 बजे के आसपास खुली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र कुमुद पर गई, जो उसकी बाहों में अभी भी आराम से सो रही थी। वो जल्दी से बेड से उतर गया। मोबाइल उठाकर देखा तो स्वाति, उसकी माँ, वरुण सबके कॉल पड़े हुए थे। उसे याद आया कि कैसे कुमुद के करीब आते वक्त उसका मोबाइल बजने लगा था और उसने बिना देखे मोबाइल साइलेंट करके टेबल पर फेंक दिया था। वो उठकर वॉशरूम में गया। बाथ टब में गुनगुना पानी भरकर कुमुद के पास आते हुए उसे गोद में उठा लिया। कुमुद नींद में ही कुनमुनाते हुए फिर से उसकी बाहों में एडजस्ट हो गई। कुमुद बोली, ठाकुर साहब, वक्त क्या हो रहा होगा? शशांक बोला, 2-2:30 बज रहे होंगे। कुमुद बोली, बाहर सब क्या सोच रहे होंगे? कहते हुए उसकी आंखें भर आती है। शशांक उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, मैं हूँ ना, फिर क्यों इतना परेशान होती हैं? कुमुद बोली, माँ ने गाँव के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन पहले दिन ही मैं एक भी चीज़ पूरा नहीं कर पाई। शशांक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपके लिए सबसे पहले मैं हूँ और मेरे लिए सबसे पहले आप। इसके सिवा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुमुद उसके गले से लग जाती है। शशांक चेंजिंग रूम में लाकर एक अनारकली सूट पहनाता है, फिर खुद भी तैयार होते हुए उसे लेकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आता है। कुछ देर में दोनों पूरी तरह से तैयार हो गए थे। शशांक बेडशीट हटाकर दूसरा बेडशीट बिछा देता है। शशांक उसे बेड पर बैठाते हुए आराम करने को कहता है, लेकिन कुमुद बाहर जाना चाहती है। शशांक उसे बाहों में लिए बाहर आ जाता है। कुमुद को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन शशांक बिना किसी की परवाह किए नीचे लाकर उसे सोफे पर बैठाता है। शाम के 3 बज गए थे। सुलोचना जी सभी के लिए टेबल पर लंच लगा रही थी। कुमुद को देखते हुए गुस्से से बोली, हो गई आप दोनों की सुबह? ये सुनते ही कुमुद अपनी नज़रें झुका लेती है। शशांक बोला, मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। कुमुद की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इसे कमरे से बाहर नहीं आने दिया। सुलोचना जी बोली, ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी जो एक दरवाज़ा तक नहीं खोला और ना ही कमरे से बाहर आया? उसकी तबीयत खराब थी तो तू क्या कर रहा था? तभी दादी वहां आते हुए बोली, क्या तुम लोग बिना बात के बहस किए जा रहे हो गई गलती, अभी दोनों बच्चे हैं। स्वाति बोली, इतने भी बच्चे नहीं हैं दादी कि दोनों को अपने संस्कार ना मालूम हो। दादी बोली, अच्छा, तुझे तो बहुत संस्कार मालूम है। सुलोचना जी बोली, मेरी बेटी को संस्कार भी मालूम है और शर्म लाज भी, तभी तो आज तक उसके ससुराल से एक भी शिकायत नहीं आई। और यहाँ देखिए, अभी शादी करके आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। शशांक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने। क्या शर्म संस्कार लगा कर रखा है? आप लोगों को शर्म आ रही है?
कुमुद शशांक का हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज चुप हो जाइए। शशांक बोला, क्या चुप हो जाऊं? जवान बेटे बहू के घर का दरवाजा खटखटाते हुए इन लोगों को शर्म आई, यहाँ पर सवाल करते हुए इन लोगों को शर्म आई, जबकि इन सारे दौर से तो ये लोग गुजर चुके होंगे। क्या इन्हें नहीं पता एक पति पत्नी कमरे में क्या कर रहे थे? अगर शादी की पहली सुबह बहू सुबह नहीं उठी तो क्या कोई पहाड़ टूट गया? ये जानते हुए भी कि मैं कमरे में साथ हूँ, फिर भी उन लोगों को सवाल करते हुए शर्म नहीं आ रही है। सुलोचना जी की नज़रें झुक गई। दादी शशांक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, शांत हो जा बेटा। दरअसल सुबह बहू रसोई की रस्म करती है, उसके बाद दोपहर से मुँह दिखाई की रस्म होने वाली थी, इसलिए तुम्हारी माँ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शशांक बोला, इस बात को प्यार से भी तो कहा जा सकता था दादी, लेकिन इन लोगों को तो बस किसी के संस्कारों पर उंगली उठाने का मौका मिलना चाहिए। स्वाति दी, कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। कुमुद बोली, प्लीज ठाकुर साहब जाने दीजिए ना, ये लोग गलत नहीं हैं। दादी बोली, अब चल गुस्सा थूक दे, तुम दोनों ने नाश्ता भी नहीं किया। कुमुद बहू को दवा भी लेनी होगी, चल चलकर खाना खा ले। कुमुद शशांक को पलके झपका कर शांत रहने का इशारा करती है। शशांक कुमुद का हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाता है। कुमुद को चलने में थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। दादी की अनुभवी आंखें ये समझ चुकी थी और उनके होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। सुलोचना जी बोली, माँ जी आपको भी मैं ही गलत लग रही हूँ? दादी बोली, नहीं बहू, तू गलत नहीं है, लेकिन तेरे बात करने का अंदाज ज़रूर गलत है। तुझे भी तो समझना चाहिए, जवान बेटे बहू हैं और अभी अभी शादी हुई है, और इन सब के ऊपर शशांक अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है ये तो किसी से छुपा नहीं है। तुझे उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो जानबूझकर सुबह नहीं उठी? ध्यान से देख, तुझे पता चल जाएगा। सुलोचना जी दादी की बात समझते हुए स्वाति के साथ डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं। वरुण वीर नारायण ठाकुर के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ आता है। सुलोचना जी और स्वाति कुमुद को गौर से देख रही थी। कुमुद को देखते हुए धीरे धीरे उन्हें सारी बातें समझ आ जाती है। कुमुद के गर्दन पर लव बाइट साफ साफ दिख रहे थे, जो कमरे के अंदर की सारी कहानी बता रहे थे। ये महसूस करते ही सुलोचना ठाकुर को अपने बर्ताव पर शर्म महसूस होने लगी। शशांक उसे दाल की कटोरी देते हुए जबरदस्ती पीने को कह रहा था। कुमुद चम्मच से उठाकर धीरे धीरे दाल पी रही थी। सुलोचना ठाकुर बोली, बेटा इस तरह से चम्मच से पियोगी तो जल्दी मन भर जाएगा, इसलिए कटोरी उठाकर जल्दी से पी जाइए। कुमुद सुलोचना ठाकुर की तरफ देखती हैं। सुलोचना ठाकुर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छे से खाना खाइए और दवा लेकर आराम कीजिए। कुमुद धीरे से मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। वीर नारायण ठाकुर शशांक से बोले, आपके डैड की कल एक मीटिंग है, इसलिए वो पटना चले गए हैं। हम लोगों ने तो अभी तक कोई रिसेप्शन नहीं देखा है, इसलिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। शशांक बोला, जी ठीक है। वरुण, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम अब क्या करना चाहते हो? वरुण बोला, भाई मेरा सीए क्लियर हो गया है और मैंने एक मुंबई की कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया है। वहाँ से सिलेक्शन लेटर आ गया है, अगले हफ्ते से ज्वाइनिंग करनी है। शशांक बोले, दादाजी वरुण तो जॉब करना चाहता है, फिर यहाँ की फैक्ट्री का क्या करेंगे? वीर नारायण ठाकुर बोले, बेटा ये हमारा खानदानी बिजनेस है, हमारी इस पर पकड़ मजबूत है, इसकी जड़ें यहाँ मजबूत हो गई है, इस तरह सब छोड़ना अच्छा नहीं होगा। शशांक बोला, ठीक है मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वरुण, तुमसे एक बात कहूँ, मानोगे? वरुण बोला, बोलिए ना भाई, आप जो भी कहेंगे मेरे भले के लिए ही होगा। शशांक बोला, वरुण ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने सारे फैसले लेने में सक्षम हो। क्या गलत है क्या सही है तुम ये सब सोच समझ सकते हो। मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम मुंबई जाओ तो अपनी माँ को लेकर जाओ। वो यहाँ अकेले पड़ गई हैं, हम चाहे उनको कितना भी समझाने की कोशिश करें, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाएंगी। लेकिन तुम उनके बेटे हो, अब उनके लिए केवल तुम ही उनके अपने हो, इसलिए उन्हें संभालने की कोशिश करो। वरुण बोला, लेकिन वो मेरी सुनेंगी? वो तो अपने ही मन की करती हैं। दादी बोली, वरुण शशांक ठीक कह रहा है, जब बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उसी तरह कभी कभी माँ बाप भी रास्ते से भटकने लगते हैं, तो बच्चों का कर्तव्य होता है कि वो उन्हें सही रास्ते पर ले आएं।
अगर तुम थोड़ी कोशिश करोगे तो मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है बेटा, कभी कुछ ऐसा मत कर जाना जिसकी कोई माफ़ी ना हो। बेटा, लड़कियां खिलौना नहीं होती। वरुण बोला, दादी मैं जानता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। मैं वादा करता हूँ कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे अपनों को दुख पहुँचे। सभी इसी तरह बातें करते हुए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सुलोचना जी एक गिलास हल्दी वाला दूध लेकर कुमुद को ज़बरदस्ती पिलाती हैं, फिर उसे आराम करने को कहती हैं। शशांक भी उसे लेकर कमरे में आ जाता है। कुमुद बेड पर लेटते हुए बोली, ठाकुर साहब एक बात कहूँ। शशांक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मुझे कुछ कहने के लिए आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताइए क्या बात है। कुमुद बोली, आज आपने अपनी माँ से जिस तरह बात किया प्लीज़ उनसे ऐसे बात मत किया कीजिए। शशांक मुस्कुराते हुए बोला, कुमुद मैं भी नहीं चाहता कि कभी उनसे ऐसे बात करूं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की वो भी तो सही नहीं था। अगर मान लीजिए आप अपने मन से ही सुबह नहीं उठती तो ऐसा क्या पाप हो जाता, क्या इसे संस्कारों से जोड़ना अच्छी बात है। कुमुद बोली, नहीं लेकिन। शशांक बोला, कुमुद जो हमारे समाज में होता आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं और गलत भी। मैं सही चीज़ें अपनाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन गलत चीज़ों को मानने से मैं हमेशा इनकार करूँगा। अगर एक बहू सुबह नहीं उठे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसके ससुराल वालों को ये समझना होगा कि वो भी एक बच्ची है, इंसान है, उसको लाइफ के जीने का अपना तरीका है। कोई सुबह जल्दी उठ जाता है, किसी से सुबह जल्दी उठा नहीं जाता। रस्मों के नाम पर एक लड़की को इस तरह मानसिक परेशानी हो जाती है जिसे वो जाहिर नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ें उसे कमज़ोर करती है। आप जानती हैं हमारे देश में सर दर्द, डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा महिलाएं ही क्यों होती हैं? क्योंकि यही बहुत सारी अपेक्षाएं पूरी करने की वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं। मायके में माता पिता उसे बार बार यही कहकर समझाते रहते हैं कि ससुराल में ऐसे करना है, ऐसे रहना है। ससुराल में आने पर सभी की यही इच्छा होती है कि वो 20 साल की लड़की एकदम से मैच्योर हो जाए, उससे कोई गलती ना हो, वो संस्कारी बहू बन जाए। बहुत सारी लड़कियां इस उम्मीद पर खरी भी उतरती हैं, लेकिन एक मानसिक तनाव उन्हें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा होता है, जिसके बारे में वो खुद भी अनजान होती हैं। रात को ठीक से सो नहीं पाती क्योंकि सुबह उठना है। क्या ये किसी एंगल से सही लगता है? और सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ मुझे क्या लगती है? कुमुद बोली, क्या? शशांक बोला, यही कि इन सब चीज़ों से सारी औरतें गुजरती हैं, फिर भी जब अपनी बहू आती है तो वो अपने दिन भूल गई रहती हैं। कुमुद मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग जाती है। थैंक यू ठाकुर साहब। शशांक बोला, वो क्यों? कुमुद बोली, क्योंकि आप मुझे मिले। आप ना बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो। पापा भी किसी भी बात को इतनी आसानी से समझाते हैं ना कि वो बात दिमाग में फिट हो जाती है। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। शशांक शरारत से उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, ये तो आपने ठीक कहा। अब तो आपको मेरे प्यार में ही हर दिन रात गुजारना है। परसों रिसेप्शन होते ही हम शहर चलेंगे। अभी कुछ दिनों तक केवल मैं और आप एक साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ हसीन यादें बनाएंगे, हर पल को खुलकर जिएंगे। कुमुद बोली, लेकिन यहाँ पर सब क्या कहेंगे? शशांक बोला, अभी इतना समझाया फिर भी वही सवाल, और इसलिए आपको इन सब से दूर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि फिर आपके पास ये बहाना ना हो, सुबह हो गई है, शाम हो गई है, लंच बनाना है, कोई देख लेगा। मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। जब आप मेरी बाहों में हो तो केवल मेरे बारे में सोचे, मुझसे प्यार करे, सभी दुनियादारी की बातें भूलकर। कुमुद उसके सीने में सिमट जाती है। शशांक उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे सुलाने लगता है। बाहर दरवाजे पर सुलोचना जी दोनों की बातें सुन अपनी सोच पर शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन नाज भी हो रहा था कि उनका बेटा इतनी अच्छी सोच रखता है। वो कुमुद के लिए शहद और अदरक लेकर आई थी ताकि उसे दर्द में आराम मिले। वो दरवाजे से ही लौट आई। वो सोच रही थी, शशांक सच ही तो कह रहा है। इस सिचुएशन से वो भी गुजरी थी। जब शादी होकर आई थी तो पूरी रात पति को सेटिस्फाइड करने में, फिर अगली सुबह जल्दी से उठकर पूजा आरती, रसोई की रस्म, शरीर और मन दोनों थका हुआ था, लेकिन फिर भी परफेक्ट बहू बनने की कोशिश की थी, चाहे उसके लिए कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो।
आखिर एक संस्कारी बहू बनकर क्या हासिल कर लिया? ना अपनी कोई इज्जत ना वैल्यू। वो जैसे ही नीचे हाल में आती हैं, स्वाति उन्हें इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर बोली, क्या हुआ माँ? फिर से शशांक ने कुछ कहा क्या? ऐसा भी क्या बीबी के प्यार में डूबना कि अपनी माँ बहन की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाए? सुलोचना जी स्वाति का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाती हुई बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तू इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? तुझे तो कुमुद बहुत पसंद थी ना? स्वाति बोली, तो क्या करूँ माँ मैं? इन 2 दिनों में शीतल वहाँ घर पर सबका दिमाग खराब की हुई है। मम्मी जी पापा जी बार बार इनको फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं और ये अपना गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। सुलोचना जी बोली, और तुम अपना गुस्सा कुमुद और शशांक पर उतार रही हो। स्वाति बोली, माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अगर शीतल ने कोई गलत कदम उठा लिया तो कहीं वे लोग मुझसे रिश्ता ना तोड़ दें। सुलोचना जी बोली, तू पागल हो गई है? ऐसे कैसे वे लोग रिश्ता तोड़ देंगे? राजीव जी से मैं अभी बात करती हूँ। स्वाति बोली, नहीं माँ, उन्होंने अभी मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, बस मुझे डर लग रहा है। सुलोचना जी बोली, इतना क्यों सोच रही है? तेरे पापा और भाई हैं ना, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वे लोग हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। अब तेरे पापा बहुत बदल गए हैं, तुमने तो देखा है खुद ना। स्वाति बोली, वो तो ठीक है माँ, लेकिन शीतल का क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुलोचना जी बोली, सुधारा उसे जाता है जिसे सुधरने की उम्मीद हो। जब वो खुद बर्बाद होने के लिए बेचैन है तो उसमें कोई क्या कर सकता है? तू उसके बारे में सोचना बंद कर, जो उसकी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। और राजीव जी यदि कोई भी गलत बात तुझसे करते हैं तो तू डट कर खड़ी हो। मैंने इस बात को समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन तुझे समझा रही हूँ, पति हो या कोई, रिस्पेक्ट उतना ही करो जहाँ तक आपका स्वाभिमान ना झुके। स्वाति मुस्कुराते हुए बोली, पहली बार आपको ऐसे देख रही हूँ मैं, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सुलोचना जी बोली, क्या करूँ, कुमुद जैसी कोई लड़की अभी घर में आई ही नहीं थी। मेरी बहू में कुछ तो है जो उसके आते ही हमेशा चुप रहने वाली माँ जी बाबूजी के सामने खड़ी हो गई। लेकिन मुझे ही अपनी गलती समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से ही सही खुद के लिए खड़ी हुई तो देख, शादी के 30 साल बाद तेरे पापा से रिस्पेक्ट भी मिला और प्यार भी, और उनकी नज़र में मेरी वैल्यू भी। स्वाति बोली, वो तो है माँ, सच में शशांक ने पूरी दुनिया में इकलौती पीस चुनी है। तभी दादी पीछे से आते हुए बोली, इकलौती पीस है क्योंकि हमारा शशांक भी दुनिया के मर्दों में इकलौता पीस है। भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। सुलोचना जी बोली, हाँ माँ जी, ये तो आपने बहुत सही कहा। तीनों ऐसे ही बैठकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शशांक भी नीचे आ जाता है। कुमुद सो गई थी। शशांक बोला, आप तीनों को रिसेप्शन पर शॉपिंग करनी है या हो गई है? स्वाति बोली, चाहे जितनी भी शॉपिंग हो जाए, अगर फिर से कराएगा तो मना थोड़े करेंगे। कहते हुए हंसने लगती है। शशांक बोला, ओके, तो कल सभी कोई शहर जाकर जो भी लेना हो ले लीजिएगा। सुलोचना जी बोली, सारी चीज़ें हैं, इसलिए इतना परेशान मत हो। सभी कुछ देर तक किसी तरह यहाँ वहाँ की बातें करते रहते हैं। राजीव और वरुण भी आ गए थे। आज पूरी फैमिली एक साथ बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी कमरे से वीर प्रताप नारायण भी आ गए। सुलोचना जी उन्हें देखकर उठने लगी, लेकिन शशांक उनका हाथ पकड़कर बैठने को कहा। सुलोचना जी को थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। आज तक वीर नारायण ठाकुर के सामने खड़ी ही रहती थी। वीर नारायण ठाकुर अपने सामने औरतों को बैठना अपमान समझते थे, लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो भी धीरे धीरे सबकी बातों को एंजॉय करने लगे और अपनी भी कुछ बातें कहने लगे। सुलोचना ठाकुर भी कुछ देर बाद नॉर्मल हो गई, लेकिन शशांक कभी भी उनके हाथ को अपने हाथों में थामा हुआ था। ये देख सुलोचना जी के होठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपने दूसरे हाथ को शशांक के हाथों पर रख दी, जिससे शशांक उन्हें देखने लगा और आंखों के इशारों से पूछा कि क्या हुआ। सुलोचना जी मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दी। शशांक फिर से बातों में मशगूल हो गया। सुलोचना जी मन ही मन सोचते हुए बोली, लोग कहते हैं शादी होने पर बेटा दूर हो जाता है, लेकिन बहू कुमुद के जैसी हो और बेटा शशांक जैसा तो कोई दूरी नहीं होती। हम और अपने रिश्तों के करीब आ जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि कभी शशांक मेरे साथ ऐसे बैठा हो। सुलोचना जी ने सर्वेंट को रात के डिनर में क्या क्या बनाना है बता दिया। कुमुद भी सोकर उठ गई थी, लेकिन सुलोचना जी ने आज उसे किचन में नहीं जाने दिया। सभी डिनर करने के बाद अपने कमरे में आ गए।
सुलोचना जी ने कुमुद को 1 चम्मच शहद और अदरक खिलाया। कुमुद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुलोचना जी ये सब क्यों खिला रही हैं। शाम को भी जबरदस्ती हल्दी वाला दूध पिलाई थी। वो जैसे ही कमरे में आती है, शशांक उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुमुद भी उसे महसूस करते ही उसके सीने से लिपट जाती है। शशांक उसे लेकर बेड पर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है, कुमुद ने अपने होठों पर हाथ रखकर बोला, नहीं। कुमुद बोली, अभी मॉम ने मुझे शहद और अदरक खिला दिया है, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपका भी मूड खराब हो जाएगा। ये सुनते ही शशांक मुस्कुरा देता है। वो उसके कानों के पास चूमते हुए बोला, वैसे आपको पता है मॉम ने ये क्यों खिलाया आपको? कुमुद मुंह बनाते हुए बोली, अगर मुझे पता होता तो आपको बताती नहीं। पता नहीं, शायद वो मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें खिला रही हैं। शाम को हल्दी वाला दूध भी पिला दिया था। शशांक को कुमुद की बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वो उसके नाक से अपना नाक टच करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम ने आपको ये सब खिलाया था कि आपको दर्द से राहत मिले। कुमुद हैरानी से बोली, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। फिर वो शशांक की आंखों में देखते हुए बोली, कहीं आपने तो कुछ नहीं बताया? शशांक बोला, मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आपको देखकर ही उन लोगों को पता चल गया होगा। कुमुद शर्म और हैरानी से, ये कैसे हो सकता है, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी अब? शशांक उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, कहते हुए उसकी बोलती बंद कर देता है। कुमुद उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन शशांक उसे पूरी तरह अपने आगोश में भरे हुए था। जानता हूँ जान, बहुत दर्द दिया है मैंने, कहते हुए वो वहीं पास के ड्रॉवर से पेन किलर स्प्रे निकालता है। कुमुद को धीरे से अपनी गोद में उठाता है और उसकी पूरी बॉडी पर स्प्रे कर देता है। कुमुद उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू जान, बिना कहे मेरी बातों को समझने के लिए। कुमुद शशांक के होठों को चूमते हुए बोली, आई लव यू। शशांक बोला, आई लव यू जान, चलिए अब सो जाइए, कभी कभी डर लगता है कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं चली जाएंगे। कुमुद बोली, मैं आपसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती हूँ, आपकी हूँ मैं हमेशा के लिए, आपसे दूर होना नहीं चाहती हूँ कभी भी। शशांक बोला, बस रिसेप्शन हो जाए, उसके बाद हम शहर चले जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हे जिएंगे। कुमुद बोली, अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? शशांक उसे अच्छे से अपनी बाहों में सुलाते हुए बोला, कल आपकी कुछ रस्में होनी बाकी है और उसके लिए आपको पूरी तरह ठीक होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर सुबह उठने में दिक्कत हो जाएगी। मुंह दिखाई के लिए पता नहीं कितना देर बैठना पड़ेगा। आप कैसे बैठ पाएंगी? मुझे इन रस्मों के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है कि कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद रिसेप्शन में भी 2-3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। कुमुद मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोली, आई लव यू, बहुत 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 से भी ज़्यादा आई लव यू। शशांक बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी ये आई लव यू किस लिए? कुमुद बोली, हर चीज़ के लिए जो आप मेरे लिए करते हैं, खुद से ऊपर मुझे रखते हैं। शशांक बोला, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है जान, इतना तो सब पति अपनी पत्नी के लिए करते हैं। कुमुद बोली, बिल्कुल नहीं, सभी पति से मेरे पति की तुलना आप मत कीजिए, मेरे पति जैसा होने के लिए किसी लड़की की किस्मत मेरे जैसी होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने अपनी किस्मत से मुझे नवाजा है, इसलिए आप मुझे मिले। शशांक कुमुद का सर चूमते हुए, आपको पाकर मुझे भी अपनी किस्मत पर नाज होता है, चलिए अब सो जाइए। कुमुद कुछ ही देर में सो जाती है। शशांक भी उसे अपने करीब महसूस करते हुए सुकून से सो जाता है। लेकिन आज हवेली में एक कमरा और था जहाँ की लाइट अभी भी जल रही थी। ये दादा दादी का कमरा था। दादी को नींद आने लगी थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि वीर नारायण ठाकुर रो रहे हैं। दादी जल्दी से उठकर बैठ गई। वो वीर नारायण के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ? ये सुनते ही वीर नारायण ठाकुर दादी का हाथ पकड़ते हुए उठकर बैठ गए। दादी उन्हें ऐसे देखकर थोड़ी घबरा गई। वीर नारायण ठाकुर बोले, लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो, मानता हूँ कि बहुत देर कर दी माफ़ी मांगने में, लेकिन क्या करूँ, आज जब अपने परिवार के साथ बैठा तब महसूस हुआ कि मैंने अपनी झूठे घमंड में क्या क्या खो दिया। दादी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादाजी बोले, लक्ष्मी, शुरू से ही मर्द होने का घमंड मुझ में इतना भरा था कि मैं औरतों को पाँव की जूती समझने लगा। कभी तुम्हें वो इज्जत और सम्मान नहीं दिया जो तुम्हें मिलना चाहिए।
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कितना गलत था। आज जब अपने पूरे परिवार के साथ बैठा तो ऐसा लगा कि जिस सुकून की तलाश कर रहा था ये वही तो है। शशांक को जब कुमुद बहू के लिए इतना प्रोटेक्टिव देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं ऐसा प्यार क्यों नहीं कर पाया। आज जब सुलोचना बहू हमारे आने के बाद उठने लगी थी तब शशांक ने उन्हें अपने पास बैठा लिया। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गिरा हुआ सोच रखता हूँ, जबकि बेटा बहू पत्नी बेटी ये सब तो हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। आज सबसे बात करके लगा कि दिल हल्का हो रहा है। लक्ष्मी देवी की आंखों में भी नमी आ गई थी। पूरा उम्र गुजर गया लेकिन आज पहली बार वीर नारायण ठाकुर इस तरह से बात कर रहे थे। वीर नारायण ठाकुर बोले, लक्ष्मी सबसे बड़ा गुनाहगार मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। लक्ष्मी देवी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। आज वो सवेरा हमारी ज़िंदगी में आया है। अब इन सब बातों को भूल जाइए। देखिए अब हमारा परिवार कितना खुश है, अब कोई कमी नहीं। वीर नारायण ठाकुर बोले, हाँ लक्ष्मी, काश शशांक की ज़िंदगी में कुमुद बहू पहले ही आ गई होती। लेकिन अच्छा हुआ शशांक बचपन से ही इस घर से दूर रहा, नहीं तो वो भी मेरे और अपने बाप जैसा बन जाता है। लक्ष्मी देवी बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस भगवान अब सब ठीक रखे और शशांक और कुमुद की जोड़ी को बनाए रखे। भगवान हर बुरी नज़र से उन दोनों को बचाए। आज वीर नारायण ठाकुर को अपनी ज़िंदगी की गलतियों का एहसास हो रहा था। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए अपने दिल को हल्का कर रहे थे। उम्र के इस मोड़ पर लक्ष्मी देवी उन्हें ऐसे देख भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। पूरी ज़िंदगी इस उम्मीद में कटी, आज वो उम्मीद पूरी हो रही थी। दोनों बातें करते हुए धीरे धीरे सो गए, एक नई सुबह के आगमन की तैयारी में। अगली सुबह कुमुद 6 बजे उठ गई थी। शशांक अभी भी सोया हुआ था। कुमुद धीरे से उसके सर को चूमकर हल्के से होठों को छू लेती है। अपनी कमर पर से शशांक का हाथ धीरे से हटाते हुए उठ गई। अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। वो वॉशरूम में चली जाती है। कुमुद नहाने के बाद एक रेड कलर की साड़ी पहनती है, लेकिन साड़ी के प्लेट अच्छे से नहीं बन रहे थे। उसने शशांक को देखा था, वैसे ही ट्राई कर रही थी लेकिन फिर भी फिसल फिसल जा रहा था। कुमुद किसी तरह उसे लपेटकर बाहर आई, बालों से तौलिया खोलते हुए बालों को सुखाने लगी। शशांक की नींद थोड़ी देर पहले ही खुली थी। कुमुद को ऐसे देख उसके होश उड़ गए। रेड कलर की साड़ी में लिपटी कुमुद उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही थी, जिस पर से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। तभी अपने बालों को झटकते हुए कुमुद की नज़र शशांक पर पड़ गई। शशांक को इस तरह देखता पाकर वो अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या हुआ? शशांक उठकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। कुमुद उसे इस तरह अपने पास आता देख शर्म से थोड़ी पीछे की तरफ होने लगी। तभी शशांक आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया। कुमुद के हाथ उसके दोनों कंधे पर आ गए। तौलिया छूटकर नीचे गिर गया। शशांक अपना एक हाथ कुमुद के गालों पर रखते हुए उसके माथे को चूम लिया। कुमुद भी आंखें बंद कर मुस्कुरा दी। शशांक उसके चेहरे पर आए बालों को लटों के पीछे करते हुए बोला, सुबह सुबह मुझे कमरे से बाहर जाने देना भी है या नहीं? ये सुनते ही कुमुद कन्फ्यूजन से शशांक की आंखों में देखने लगी। शशांक अपनी उंगलियों से चीन पकड़कर चेहरा ऊपर करते हुए बोला, जब सुबह सुबह बीबी इस तरह से सामने आएगी तो कौन सा बेवकूफ़ पति होगा जो उसे छोड़कर बाहर जाना चाहेगा? कुमुद मुस्कुरा देती है। शशांक उसके होठों पर झुकते हुए सॉफ्टली चूम लेता है। शशांक बोला, मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का। कुमुद बोली, रसोई में रस्में करनी है। शशांक बोला, ठीक है, लेकिन किचन में ज़्यादा काम मत कीजिएगा, जितना रस्म की ज़रूरत होगी बस उतना ही। कुमुद मुस्कुरा देती है। शशांक बोला, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कुमुद उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले ये साड़ी तो ठीक कर दीजिए। शशांक कुमुद को देखता है। अब उसका ध्यान जाता है कि साड़ी बस लिपटी हुई है। ये देख वो मुस्कुरा देता है। कुमुद चिढ़ते हुए बोली, हंसिए मत, मुझे नहीं आता पहनने तो मैं क्या करूं? शशांक साड़ी का प्लेट बनाते हुए बोला, मैं हूं ना, और ऐसा गोल्डन चांस मैं भला अपने हाथों से जाने दूंगा? कुमुद उसे घूरते हुए बोली, ज़्यादा चालाकी मत कीजिए, मुझे बाहर जाना है, लेट हो रहा है। शशांक बोला, तो मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ? कहते हुए उसे साड़ी पहना देता है और थोड़ी बहुत शरारत करते हुए उसके पेट और कमर को चूम लेता है।
ऊपर आंचल का प्लेट सही करता है, फिर उसके माथे पर एक किस कर उसे छोड़ देता है। उसके वॉशरूम में जाने के बाद कुमुद ड्रेसिंग टेबल के सामने आते हुए अपने मांग में सिंदूर भरती है, फिर कमरे से बाहर आ जाती है। नीचे सब कोई उठ गया था। कुमुद सबको प्रणाम करती है। सुलोचना जी बोली, अब कैसी तबीयत है बेटा? कुमुद शर्म से अपनी नज़रें झुकाते हुए बोली, ठीक है, आप बता दीजिए क्या क्या बनाना है। सुलोचना जी उसे लेकर किचन में आती हैं। फिर चूल्हा पूजन की रस्म करवाने के बाद उससे खीर, कचौरी और पनीर मटर की सब्जी बनाने को कहती हैं। सुलोचना जी भी हेल्प करने लगती हैं, लेकिन कुमुद उन्हें मना कर देती है। तब सुलोचना जी दो फीमेल सर्वेंट को उसकी मदद करने को कहकर बाहर आ जाती हैं। कुमुद खाना बनाते हुए अपने सर को झटक रही थी, क्योंकि किचन के अंदर आने के बाद से ही उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा था। एक फीमेल सर्वेंट रेखा बोली, क्या हुआ छोटी बहू रानी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुमुद मुस्कुराते हुए बोली, जी सब ठीक है। कुमुद अपना पूरा ध्यान खाना बनाने में लगाती है। लगभग 1 घंटे में सब कुछ तैयार हो गया था। कुमुद खाना टेबल पर लगाने लगती है। दोनों नौकरानी भी हेल्प कर रही थी। शशांक भी नीचे हाल में ही बैठा हुआ था। सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। कुमुद किचन से गरम गरम कचौड़ी तल कर एक प्लेट में लेकर आ रही थी। शशांक की नज़रें उस पर अटक जाती हैं। सभी शशांक को वैसे देख मुस्कुरा रहे थे। कुमुद टेबल पर सबको खाना सर्व करने लगती है। तभी वरुण शशांक के कानों में बोला, माना भाभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन अभी खाना खाइए, भाभी को खाने के बारे में मत सोचिए। ये सुनते ही शशांक होश में आता है। वो वरुण को घूर कर देखता है। कुमुद जैसे ही वीर नारायण ठाकुर को खाना सर्व करने लगती है, अचानक से कानों में आवाज़ गूंजती है, क्या अब हम नौकरानी के हाथों से परोसा हुआ खाना खाएंगे? कुमुद का हाथ कांपने लगता है। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। शशांक उसे ऐसे देख घबरा जाता है। कुमुद खीर का कटोरा टेबल पर रखते हुए अपनी आंखों को जोर से भींच लेती है। कुछ तस्वीरें उभरने लगी थी। वो अपना सर दबाए ठाकुर साहब और उसी के साथ बेहोश हो जाती है। वो शशांक के बाहों में झूल रही थी। सभी लोग कुमुद को ऐसे देख घबरा गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शशांक उसे बाहों में लिए, जान प्लीज़ आंखें खोलिए, क्या हुआ है, प्लीज़ बताइए। शशांक बहुत पैनिक हो रहा था। सुलोचना जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा इसे लेकर हॉल में आओ। शशांक उसे गोद में लिए सोफे पर रखता है। सुलोचना जी कुमुद के चेहरे पर पानी मारती हैं, जिससे कुमुद की पलकें फड़फड़ाने लगती हैं। शशांक उसके चेहरे से पानी पोंछते हुए बोला, आंखें खोलिए जान, मुझे देखिए। कुमुद धीरे धीरे आंखें खोलती है। सामने शशांक का परेशान चेहरा देख एक पल उसे समझ नहीं आता। शशांक उसे झट से अपने सीने से लगा लेता है। कुमुद को धीरे धीरे सारी बातें याद आने लगती है। सभी लोग इन दोनों को घेरे हुए खड़े थे। कुमुद धीरे से बोली, ठाकुर साहब। शशांक उसे अपने सीने से अलग करते हुए उसका चेहरा हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ था, तबीयत खराब है आपकी? कुमुद नामे सिर हिलाते हुए बोली, पता नहीं, किचन में जाने के बाद से ही फिर से अजीब सी उलझन होने लगी थी। वहाँ पर सारी चीज़ें देखी हुई लग रही थी, लेकिन खाना परोसने के वक्त अचानक किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था वो। कोई नौकरानी, खाना परोसना, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, कहते हुए वो अपना सर दबाने लगी। ये सुनते ही सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। शशांक को याद आता है जब वो शादी करके आया था, तब ऐसा ही कुछ हुआ था। वो जल्दी से फिर से कुमुद को अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, आपको वहम हो रहा है। कुमुद बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। शशांक बोला, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चलिए थोड़ा सा खाना खाकर दवा ले लीजिए। दादी कुमुद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, इतना नहीं सोचते बिटिया, शादी की भाग दौड़ में ज़्यादा थकान होने से ऐसा हो रहा है। कुमुद केवल सर हाँ में हिला देती है। शशांक उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आता है। बाकी सब भी बैठते हैं। कुमुद बोली, मैं सर्व कर देती हूँ। शशांक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मॉम सर्व कर देंगी। सुलोचना जी बोली, हाँ बेटा, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कहते हुए वो फिर से सबको खाना सर्व करने लगती हैं। वीर नारायण ठाकुर की आंखों में शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। वो अपनी नज़रें झुकाए हुए बैठे थे। दादी उनके हाथ पर अपने हाथ रखते हुए पलकें झपका कर शांत रहने का इशारा करती हैं। सभी लोग खाना खाने लगते हैं।
दादी खाने की तारीफ करते हुए बोली, खाना बहुत अच्छा बना है। वरुण बोला, हाँ भाभी, सब्जी तो क्या मस्त बनाई है आपने। कुमुद के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वीर नारायण ठाकुर भी खाने की तारीफ करते हुए एक सोने का चैन गिफ्ट देते हैं। दादी एक लड्डू गोपाल की मूर्ति कुमुद को हाथों में देते हुए, जल्दी ही ऐसा ही एक लड्डू गोपाल आप दोनों की जिंदगी में आए। कुमुद का चेहरा ब्लश करने लगता है। शशांक भी मुस्कुरा देता है, लेकिन अब उसके दिमाग में कोई बात आ गई थी। सुलोचना जी एक नेकलेस का सेट कुमुद को देते हुए बोली, ये मुझे मेरे मायके से मिला था, अब तुम इसे संभालो। स्वाति और राजीव भी नेक देते हैं। दादी बोली, शशांक तू नहीं लाया बहू के लिए कुछ। शशांक बोला, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं था दादी, मैं बाद में दे दूंगा। वरुण बोला, मुझे भी नहीं मालूम था भाभी, इसलिए आपका गिफ्ट उधार रहा। कुमुद मुस्कुरा देती है। शैलजा की खाना खाने के बाद उठकर अपने कमरे में जाती हैं और एक बॉक्स लाकर कुमुद के हाथों में दे देती हैं। कुमुद शशांक की तरफ देखती है। शशांक पलके झपका देता है। शैलजा फिर से अपने कमरे में चली जाती है। कुमुद बॉक्स खोलती है तो उसमें 2 सोने के कंगन थे। सभी औरतें मिलकर वहीं पर गपशप करने लगी। सुलोचना जी ने सर्वेंट के हाथों आसपास की औरतों को आज मुँह दिखाई रस्म के लिए इनविटेशन दे दिया। शशांक अपने कमरे में आकर लैपटॉप पर कुछ बिजनेस वर्क देखने लगा। दिमाग में कुमुद की बातें घूम रही थी, लेकिन काम भी ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त ऑफिस का सारा वर्क उसके कंधे पर ही था। अनुज कुसुम के साथ अपने हनीमून पर था। वो दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी ने कुमुद को थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। कुमुद शशांक को काम करते देख चुपचाप बेड पर लेट गई, लेकिन फिर से उसके दिमाग में अपने बेहोश होने से पहले वाली बात घूमने लगी। वो पूरी बात याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। तब तक उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो कुसुम का फ़ोन था। वो फ़ोन रिसीव करते हुए अपने दीदी जीजू से बात करने में व्यस्त हो गई। 1 घंटे बाद सुलोचना जी उसे लेकर नीचे आ गई। नीचे सारी औरतें बैठी हुई थी। सुलोचना जी ने कुमुद के सर पर घूंघट कर दिया था। कुमुद को सोफे पर बैठा दिया। धीरे धीरे सारी औरतें कुमुद का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती हैं और नेक देते हुए तारीफ भी करती हैं, लेकिन आपस में उनका खुसुर फुसुर चालू था। तभी एक औरत कुमुद का चेहरा देखते हुए बोली, बहू तो तुम्हारी खूबसूरत है, लेकिन ये वही लड़की है ना जिसकी बहन से अरुण की शादी तय हुई थी। ये सुनते ही कुमुद हैरान हो जाती है। दादी थोड़ा गुस्से से बोली, तुम लोग यहाँ मोदी खाई की रस्म के लिए आई हो, किसी को जज करने नहीं। अब रस्म हो गई है। सुलोचना बहू, सबको खाना खिलाकर विदा करो। सभी औरतें मुंह बनाती हुई धीरे धीरे बातें करने लगती हैं। कुमुद को उनकी कुछ बातें सुनाई दे रही थी तो कुछ नहीं। दादी स्वाति को इशारा करती है कुमुद को वहां से ले जाने के लिए। स्वाति कुमुद को लेकर उसके कमरे में आ जाती है। कुमुद अपने चेहरे पर से घूंघट हटाते हुए गहरी सांस लेती है। शशांक उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। स्वाति बोली, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। स्वाति के जाने के बाद कुमुद बेड पर बैठते हुए उन औरतों की बातें सोचने लगती है। शशांक जो बीच बीच में कुमुद को एक नज़र देख लेता था, उसे ऐसे सोच में डूबा देखकर लैपटॉप टेबल पर रखते हुए उसके पास आता है। कुमुद को पता नहीं चलता कि शशांक उसके करीब आ गया है। शशांक उसे अपनी बाहों में भरते हुए, किस सोच में डूबी हुई हैं जान। कुमुद हड़बड़ाते हुए शशांक को देख, आप कब आए? आपका काम खत्म हो गया क्या? शशांक बोला, काम तो होता रहेगा, लेकिन पहले ये मुझे बताइए कि आप सोच क्या रही हैं। कुमुद बोली, ठाकुर साहब, नीचे औरतें सब कुछ बात कर रही थी। कहते हुए वो बताती है कि क्या हुआ था। शशांक के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरने लगती है, लेकिन जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आपको बताया था ना, आपसे पहली मुलाकात कैसी हुई थी। हमने आपके दी को किडनैप कर लिया था। कुमुद बोली, हाँ, लेकिन इसमें ये अरुण कहाँ से आ गया और ये कौन था? और दी की शादी उससे कैसे तय हो गई, जबकि दी जीजू तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। शशांक मुस्कुराते हुए उसका सर अपने सीने से लगाए बोला, इतना जोर मत दीजिए। बात ऐसी थी कि अरुण मेरा चचेरा भाई था, वरुण का बड़ा भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। जब यहाँ मेरे घर के लोगों को पता चला कि हमारे हाथों कुसुम का किडनैप हुआ है, तो उन लोगों ने सोचा कि गांव में लोग बातें बनाने लगेंगे, इसलिए उन्होंने अरुण से शादी कराने का सोचा था, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आपकी दी और अनुज एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस और कुछ नहीं।
लेकिन अरुण कुछ इल्लीगल काम करने लगा था, इसलिए कुछ दिन पहले पुलिस के हाथों मारा गया। कुमुद बोली, ओह अच्छा। शशांक बोला, अब सारी बातें आपको समझ में आई मेरी शेरनी। कुमुद मुंह बनाते हुए बोली, मैं जानवर नहीं हूँ। शशांक हंसते हुए बोला, अरे लोग खुद को शेर शेरनी कहने पर प्राउड फील करते हैं। कुमुद बोली, हाँ लेकिन होता तो जानवर ही है ना। शशांक हंसते हुए बोला, अच्छा ये सब छोड़िए, चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, नहीं तो फिर से कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। कल रिसेप्शन है, आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। कुमुद बोली, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शशांक कुमुद के सोने के बाद उसके माथे को चूमते हुए बोला, सॉरी जान, पूरा सच नहीं बताया, बस थोड़ा और वक्त गुजर जाए, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं तो जल्दी ही बताने की कोशिश करूँगा। आज का दिन गुजर गया था, रात तक सूर्य नारायण ठाकुर भी आ गए थे। रात का डिनर सभी ने एक साथ किया। वीर नारायण ठाकुर ने वरुण और राजीव के साथ मिलकर सभी गेस्ट को फ़ोन करके इनवाइट कर दिया था। इनविटेशन कार्ड तो पहले ही दिया जा चुका था। शाम के समय से ही वर्कर बाहर लॉन में रिसेप्शन के डेकोरेशन करने में लग चुके थे। अपने कमरे में शशांक कुमुद को बाहों में लिए सो गया था। अगली सुबह कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। सुलोचना जी ने कुमुद को अपने कमरे से बाहर निकलने से मना किया था। कुमुद कुसुम और अनुज से बातें करते हुए अपने मस्ती में लगी हुई थी। शशांक अपने वकील के साथ ही स्टडी रूम में कुछ ज़रूरी काम में लगा हुआ था। शाम के समय स्वाति और उसके मामा की लड़की कुमुद को तैयार करने आई। सुलोचना जी उसे एक खूबसूरत सा लहंगा देते हुए उसे पहनाने को कहा। कुमुद चेंजिंग रूम में जाकर लहंगा पहनकर बाहर आई। स्वाति अपनी ममेरी बहन के साथ कुमुद को तैयार करने लगी। कुछ देर में कुमुद की तीनों सहेली आ गई। सूर्यनारायण ठाकुर स्टडी रूम में आते हुए बोले, शशांक शाम हो गई है, जाकर आप भी तैयार हो जाइए। शशांक बोला, डैड मैंने एक फैसला लिया है। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, कैसा फैसला? शशांक उन्हें बैठाकर कुछ पेपर देते हुए कुछ समझाने लगा। पहले तो सूर्यनारायण ठाकुर के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा, फिर परेशानी की रेखाएं आई, लेकिन जैसे जैसे शशांक ने बात समझाई उनके चेहरे पर प्राउड वाली मुस्कान आ गई। वो शशांक को गले लगाते हुए बोले, आपके जैसा मैंने भी पहले सोच लिया होता तो शायद आज हमारी फैमिली बिखरी नहीं होती। शशांक बोला, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता डैड, लेकिन जो है उसे संभाला जा सकता है, तो उसके लिए मैं हर कोशिश करूँगा। सूर्यनारायण ठाकुर बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपको अपने डैड पर प्राउड फील होगा। चलिए अब जाकर तैयार हो जाइए, गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं। शशांक जैसे ही अपने कमरे में आया, कुमुद को देख उसकी धड़कनें बगावत कर उठीं। स्वाति शशांक को इस तरह एकटक कुमुद को देखता देख हंसते हुए बोली, अरे मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी ही बीवी है, रिसेप्शन के बाद अच्छे से देख लेना, लेकिन अभी जाकर तैयार हो जाओ, लेट हो रहा है। शशांक मुस्कुराते हुए चेंजिंग रूम में चला गया। जब तक बाहर आया सारी लड़कियां कमरे से चली गई थीं। कुमुद बेड पर बैठी शशांक का इंतजार कर रही थी। शशांक चारों तरफ एक नज़र डालने के बाद जब कन्फर्म हो गया कि कमरे में और कोई नहीं है, तो वो कुमुद की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज अपने आशिक को और कितना तड़पाने का इरादा है? कुमुद शशांक की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब मेरा आशिक खुद ही तड़प रहा है तो मैं क्या करूं? शशांक उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, आज तो दिल कर रहा है सबकी नज़रों से छुपाकर अपने आगोश में ही छुपाए रखूं, कहते हुए उसके कानों के पीछे किस कर लेता है। कुमुद गले में अपनी बाहें डालते हुए, दिल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि आज मेरे ठाकुर साहब पूरी महफिल की लड़कियों का दिल तोड़ने वाले हैं। जाने किस चुड़ैल की नज़र आपसे चिपक जाए। शशांक हंसते हुए बोला, चाहे कोई भी चुड़ैल हो, मेरी बीबी को देखते ही सबके तन बदन में खुद ब खुद आग लग जाएगी। कुमुद बोली, अगर खुद ब खुद आग नहीं लगेगी तो मैं लगा दूंगी, लेकिन मेरे ठाकुर साहब पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, ना कोई जलन, ना कोई गुस्सा, ना नखरा, या तो हाँ नहीं तो ना। शशांक उसके गालों पर अपने होठों से रब करते हुए बोला, यही चीज़ें तो मेरी जान को दुनिया से अलग बनाती हैं, जिस पर ये शशांक ठाकुर पूरी तरह से फिदा है। पता है आपसे मिलने से पहले लड़कियों से दूर क्यों भागता था? ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नफरत करता था, लेकिन मुझे लड़कियों में यही चीज़ें पसंद नहीं आती थी। बात बात पर रूठना, जानबूझकर बच्चों की तरह बिहेव करना,
नखरा करना अगर किसी को मानसिक प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर जब कोई ऐसा करता है तो इरिटेशन होती है। कुमुद बोली, अच्छा तो आपको कैसे मालूम कि मैं ऐसी नहीं हूँ? क्योंकि आपने तो जब पहली बार मुझे देखा था तो केवल देखा था, मुझसे मिले नहीं थे। फिर आपको कैसे मालूम कि मैं कैसी थी? शशांक बोला, शशांक ठाकुर का दिल किसी को एक नज़र देखते ही धड़का था, ये तो नॉर्मल बात नहीं थी। ये सच है कि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमारा दिल हमारी आंखें सामने वाले की आंखों को पढ़ लेती है और उसके दिल के अंदर झांक भी लेती हैं। आप जानती हैं, दुनिया में लगभग हर लड़का और लड़की को पता होता है कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वो जानबूझकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं और फिर जब कुछ गलत हो जाता है तब कहते हैं कि मैंने तो ये जाना ही नहीं था, ये समझा ही नहीं था। कुमुद बोली, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे किसी भी रिश्ते में धोखा बर्दाश्त नहीं। शशांक उसके माथे को चूमते हुए बोला, यकीन रखिए, जब तक मेरे अंदर सांसें चल रही है इसके हर एक शब्द पर केवल आपका नाम है। अगर कभी ऐसा वक्त आया कि मुझे आपको छोड़कर किसी की तरफ देखना भी पड़े, उससे पहले मैं इन सांसों को छोड़ना पसंद करूँगा। कुमुद जल्दी से शशांक के होठों को लॉक कर दिया। शशांक अचानक कुमुद के ऐसा करने से थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दी वो भी उसका साथ देने लगता है। कुमुद थोड़ी देर में उससे दूर होते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए बोली, कभी ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि इन धड़कनों से मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। शशांक बोला, जब तक आप साथ हैं मुझे कुछ नहीं होगा। उसके बालों पर किस करते हुए बोला, चलिए बाहर सभी वेट कर रहे होंगे। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। कुमुद के हाथों की मेहंदी अभी भी अपने पूरे रंग में थी। अभी थोड़ी देर पहले कुमुद के मम्मी पापा और बाकी सभी भी गांव से आ गए थे। शशांक के दोस्त भी आ गए थे। अनुज और कुसुम तो अपने हनीमून में बिजी थे। दादी और सुभद्रा जी दोनों की नज़रें उतारती है। शशांक कुमुद की कमर में हाथ डाले बाहर रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ जाता है। बहुत सारे मंत्रीगण नेतागण भी आए थे, उनकी फैमिली भी आई हुई थी। सूर्यनारायण ठाकुर ने रिसेप्शन की भव्य तैयारी करवाई थी। बहुत सारे मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन अभी भी किसी को मालूम नहीं था कि शशांक ठाकुर केवल विधायक का बेटा ही नहीं, एसटी कंपनी का मालिक भी है। खाने पीने के इंतजाम भी बेहतरीन था। सभी गेस्ट अच्छे से पार्टी एंजॉय किए। पार्टी खत्म होते होते आधी रात हो चुकी थी। जब शशांक कमरे में आया तो दरवाजे पर स्वाति अपने कजिन के साथ खड़ी थी। शशांक मुस्कुराते हुए कुमुद को अलमारी में से कुछ गिफ्ट लाने को कहता है। शशांक स्वाति के हाथ पर एक बहुत खूबसूरत सा गले का सेट जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे देता है। बाकी बहनों को भी उनके तोहफे देकर कमरे के अंदर आता है। सभी अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। कुमुद अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। शशांक भी थोड़ी देर में फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आता है। फिर कुमुद को बाहों में लेकर लेट जाता है। थोड़ी देर प्यार जताने के बाद दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। शशांक धीरे धीरे उसके कमर पर मालिश कर दिया था। कुमुद की यादाश्त कुमुद के दिमाग में बार बार दस्तक दे रही है। क्या ये कुमुद और शशांक की जिंदगी में ग्रहण लगने का संकेत है? क्या कुमुद शशांक के प्यार को यादाश्त आने के बाद भी समझ पाएगी या इन दोनों की जिंदगी बिखर जाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।